बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपने देखा कि यूपीएससी का पेपर हो गया। जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही पेपर हुआ। मुझे लग रहा था कि इस बार पेपर पिछले साल की तुलना में आसान आना चाहिए, जो मैं लगातार कह रहा था। जितने लोग एग्जाम इस बार थे देने वाले, मैं उनको यही समझा रहा था कि घबराइएगा मत, पेपर इस बार अच्छा आ सकता है। और अभी आप लोग आंसर भी बहुत सारे लोग नहीं मिलाते हैं तुरंत आने के बाद, पहले वो रेस्ट करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत मिलाते हैं और तुरंत ही अगर उनको ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ तो उसी दिन से ही निराशा आ जाती है। इसलिए आराम से पेपर मिलाइए। और अभी जो भी आंसर की आती है उसमें काफ़ी संभावनाएं होती हैं बदलने की, तो इसलिए आप लोग एकदम घबराइएगा नहीं। पेपर आपके सामने है और जो प्रश्न भी आपके सामने है। अभी मैं प्रश्नों पे कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले तो पेपर का मूड समझिए कि पेपर आया कैसा है इस बार, कैसा पेपर है इस बार का। इसको देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बार के पेपर में कुछ चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। जैसे अगर आप देखें तो यूपीएससी का इस बार का पेपर 2024, इस पेपर में इकोनॉमी को अच्छी स्थिति में लाया गया है। लगभग अगर आप देखें तो पिछले साल 17 से 18 क्वेश्चन इकोनॉमी में थे और इस बार अगर आप देखें तो लगभग जो 22 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी से है। मतलब 100 क्वेश्चन में अगर आप कहें, जो 100 क्वेश्चन आए हैं उसमें से लगभग इतने क्वेश्चन तो इकोनॉमी से आ रहे हैं। इकोनॉमी का मतलब समझ पा रहे हैं आप कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। और आप बार बार कह रहे हैं कि हम दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं, पीपीपी मॉडल पे आप थर्ड लेवल पे हैं। तो आपकी जो स्थिति है और आप भारत को वैश्विक रूप में कितना मजबूत बना पाएंगे, इसलिए देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को अब हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। एक बुक हमें रखनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को रखना पड़ेगा। यह पेपर इस बात का संकेत दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखें पोल्टी, पोल्टी हर साल, पोल्टी जो है हर साल अगर आप देखें यहां से तो 14-15 क्वेश्चन रहता ही है कमोबेश। और वो क्वेश्चन आसान रहता है। हर साल के यूपीएससी के पेपर को देखोगे तो पोल्टी ही ऐसा सेगमेंट है जहां से बच्चे अंदर होते हैं आसानी से। हर जगह व्यक्ति हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर उसने अच्छे तरीके से पोल्टी पढ़ा है, राजव्यवस्था पढ़ी है, तो फिर उसकी नैया पार हो जाएगी। इस बार अगर आप देखें तो लगभग 20 क्वेश्चन पोल्टी से हैं और वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है। सीधे अगर किसी ने लक्ष्मीकांत को कायदे से पढ़ा होगा तो अगर आप देखें इसको पूरा कर ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? पेपर सॉल्व तो करते रहिएगा, पेपर आ गया है। 1000 सॉल्यूशन आ जाएंगे अभी शाम तक, आ भी गए होंगे। लेकिन पेपर में क्या समझने की विषय वस्तु है उसको समझिए जरा। किस पेपर में आपको ये देख रहे हैं कि ये एरिया आपके लिए बिल्कुल आपको सेफ कर देगा। एक किताब, कोई भटकाव नहीं, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत से ही बेड़ा पार होगा। कोई लोग कहते हैं वो पीटी के लिए है, मेंस के लिए नहीं, सब बकवास है। पेपर हम पढ़ें और उसको तैयार कर ले, मेंस भी लिख लेंगे, प्री तो हो ही गई। तीसरी चीज, अगर आप देखें तो ज्योग्राफी से इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, प्योर ज्योग्राफी से, पिछले साल लगभग आए थे 17-18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। कितने आए थे? 17 से 18 क्वेश्चन। इस बार प्योर ज्योग्राफी से 13 से 14 क्वेश्चन हैं, जो प्योर ज्योग्राफी से। इकोलॉजी एनवायरनमेंट मिला दूं तो लगभग 30 प्लस प्रश्न हैं इस पूरे सेगमेंट से। तो यहां एक बात आप ये समझिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो 20-20, 40 और 30, अगर यहीं पे इकोलॉजी एनवायरनमेंट सब मिला दूं मैं तो यहां पे लगभग 32 क्वेश्चन आए इस एरिया से। कितना हुआ? 32 और 20, 52, 52 और 20 कितना?
72 और एक दो क्वेश्चन हो, 74 क्वेश्चन हो गया, हो गया 74 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में अगर इस बार किसी ने कायदे से करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर के हमने बहुत लेक्चर नहीं लिए, लेकिन जो 2-4 लेक्चर लिए उसी से प्रश्न आया है करंट अफेयर्स का। हेरिटेज साइट पूछा है कि भारत में कौन कौन से हेरिटेज की साइट है ना, उसमें जो शांति निकेतन पे आए वो मैंने सीधे बताया था, वो सारी मैगजीन को, हर मैगजीन ने उसको कवर किया था कि हेरिटेज साइट भारत की कहाँ कहाँ है, रानी की वाव है, और उसके बाद जो वहां का कलकत्ता का है जो शांति निकेतन। अब इस पे प्रश्न बना तो ये समझने की जरूरत है कि यहां ये हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से आमतौर पर पहले प्रश्न खूब पूछा जाता है जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इस बार फिर से टाइगर जिंदा है कि वो कहानी हो गई है, करंट अफेयर्स को यूपीएससी ने जीवित कर दिया। मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आपको अच्छे तरीके से पूरे साल भर का करंट देखना पड़ेगा, वैश्विक इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है घटित, उसको समझना पड़ेगा। साहिल क्षेत्र पर पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि साहिल क्षेत्र की समस्या क्या है। अगर आप पेपर मैगजीन को देख रहे हैं, लगातार अवेयर हैं, तो यूपीएससी के पेपर को इस बार निकालने में समस्या नहीं होने वाली है। मतलब ये पेपर इस बार का ये बता रहा है कि अवेयरनेस का पेपर है और पिछले साल की तुलना में थोड़ा इजी है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। 75 नंबर की कट ऑफ पिछले साल थी, इस पर मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम 85 से 90 नंबर की कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हर बच्चे के तैयार हैं, सबको पता लक्ष्मीकांत तैयार करे तो सबके ही सही होंगे। आपका समान एक समान ही सबका दिमाग है, थोड़ा बहुत 19-20 किसी में अंतर है, जिसने ज्यादा अभ्यास कर लिया उसका ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री पे लोग बहुत जोर मारते हैं, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी है। 13 क्वेश्चन पिछले साल था हिस्ट्री में, कितने था 13, और इस बार इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हुए हैं, लगभग आप मान के चलिए कि वो 10 क्वेश्चन पे आ गया है। लेकिन हिस्ट्री के साथ जो करंट अफेयर्स को जोड़ के पूछा गया है उसको जोड़ दोगे तो ये लगभग 18 प्रश्न चला जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी जो हिस्ट्री पूछी गई है वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। क्या बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आ रही? आईआर मैपिंग से प्रश्न जो हैं हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए हैं। अगर आप जो पिछले साल के पेपर से तुलना करें आईआर से, मैपिंग से, तो पिछले साल लगभग 8 से 9 प्रश्न थे। इस बार उस तरह के प्रश्नों की संख्या लगभग 5 से 6 है। किसका? आईआर मैप से अगर आप देखें तो पिछले साल लगभग जो 9 क्वेश्चन थे, इस बार उसकी संख्या 5 से 6 क्वेश्चन है। अब इससे एक बात आपको यह पता चल रही होगी कि पढ़ना कैसे है हमको। ये आपको फॉर्मेशन की चीज है। यहां पे एक चीज बहुत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, साइंस एंड टेक। देखिए, देश जिस पे ज्यादा काम कर रहा है प्रश्न भी वहीं से पूछे जा रहे हैं। साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। साइंस एंड टेक में आप चंद्रयान, गगनयान, सारे यान आपके पास हो रहे हैं, हर प्रकार की परियोजना आप चला रहे हैं और आप दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन रहे हैं, और इस पे आपके लिए अपार संभावनाएं भी हैं। तो साइंस एंड टेक में अगर आप देखें तो पिछले साल लगभग 8 क्वेश्चन आए थे, है ना? देखो साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में पिछले साल कितने क्वेश्चन आए? 7 से 8 क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है 14 प्लस। कितने प्रश्न है? देखो प्रश्न कितने अच्छे अच्छे। इस बार तो ये पूछा गया है कि जो रैंक किसकी किसकी क्या होती है, एयर कमोडोर क्या होता है, ब्रिगेडियर क्या होता है। ये आमतौर पे प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पूछे गए हैं। हाँ,
तो बहुत बढ़िया है ना। इससे एक बात पता चली कि सीडीएस का भी पेपर जो पिछले साल आया है या इस साल हुआ उसको भी पढ़ के जाना है, जो सीएपीएफ का पेपर हुआ उसको भी पढ़ के जाना है। इससे एक बात ये भी पता चले कि यूपीएससी जो भी एग्जाम ले रहा है उसको जरूर देख के जाना एग्जाम के पहले, उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? मोटा मोटा फॉर्मेशन ये हो गया कि किस तरीके से हमको क्या करना है, प्रश्न का रूप क्या है, प्रश्न कैसे पूछा गया है। इस पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कायदे से एरिया को डिसाइड करके पढ़ ले, मिसलेनियस में देखोगे तो इस बार मिसलेनियस में लगभग 6 प्रश्न ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में जुड़ते प्रश्न हैं, उनकी संख्या मिसलेनियस में उसको कर दो, जिसको कहते हैं हम विविध। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसके, 5 से 6 क्वेश्चन इसके, और यही है पूरा पेपर। पेपर की अगर आपको जो झांकी आपने वैसे इसके पहले जो देखा ही है, देख लीजिए पेपर की झांकी। जो साहिल क्षेत्र पे आया कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और जो बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों के सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुए। देखिए ये प्रश्न क्या है, हिस्ट्री का भी है साहिल क्षेत्र का, कि जो साहिल क्षेत्र में अस्थिरता है और जो बिगड़ती सुरक्षा स्थिति। अब प्रश्नों को आप देखेंगे थोड़ा सा यूपीएससी आपके विजनरी अप्रोच को लेकर प्रश्न पूछता है, रटी रटाई बातें यहां चलती नहीं हैं। पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, रेडियो देख अगर आप जो सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में ये सुना होगा कि रशिया के बहुत सारे जो पैसे जो यूरोप में थे जमा, उन सारे पैसे को रोक दिया गया है और वो पैसा यूक्रेन को दिया जा रहा है। इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है, जैसे भारत का भी बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा यूरोप में जो वहां के बैंक है वहां रखा हुआ है। अगर कभी यूरोप के साथ भारत की भी समस्या कुछ होती है तो क्या ये हमारे साथ नहीं होगा? अब वैश्विक आधार पे क्या जो बैंकिंग सिस्टम है क्या वो पारदर्शी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब प्रश्न इस तरीके के हैं, तो प्रश्नों को देखिए अपने आप तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कथन कारण का प्रश्न पूछा गया। देखिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता, ऐसे आपने कभी प्रश्न नहीं पढ़ा होगा, ऐसे प्रश्न आप नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा करता है कि नहीं करता है। लेकिन आप देखिए भारत ने विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर जो हमने निषेध लगा रखा है। अब ये आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के फूड हम भारत में आयात करते हैं, उसके ऊपर आपकी जानकारी होनी चाहिए कि भारत, जब आप मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि भारत खाद्यान्न का जब निर्यात करता है, आयात करता है, तो आयात करने के लिए भारत के यहाँ क्या मानक है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के भी निर्यात को रोका जाता है कि यहाँ पे बहुत खाद डालते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा वो नहीं, इनकी गुणवत्ता नहीं होती, हम इनका आम नहीं खरीदेंगे। ये इसलिए नहीं खरीदते कि अच्छा है बुरा है, इनकी इकोनॉमी को हमें फायदा नहीं देना है। ये प्रश्न उस पे है, ये प्रश्न उस पे है। क्या बात समझ पा रहे हैं? प्रश्न को देखने से आपको आइडिया लग रहा है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प है विचाराधीन तो उसमें क्या होगा? वह जो पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, है ना, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, यह होगी। यहां पर जो प्रथमतः मत देने का अधिकार मतलब अपने पक्ष में मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब आपके हटाने के जो प्रक्रिया का संकल्प हो रहा है तो आप उस पर मत नहीं दे सकते, ये बात है यहां पे। अब ये प्रश्न अगर आप देखेंगे सीधे सीधे हैं, जब आप उठाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, वहां पे सीधे प्रश्न दिया हुआ है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या उस पर। मैं इसके आंसर पे अभी कहीं कुछ नहीं जा रहा हूं, केवल आपको प्रश्न दिखा रहा हूं कि आप प्रश्न को देखकर आंसर खुद निकल जाएगा। यहां पर भारतीय संसद के संदर्भ में कथन दिया गया है, क्या कर सकता है लोकसभा, या जो संसद की अधिकारिता पे प्रश्न ही है कि संसद के अधिकार क्या क्या है। तो प्रश्नों को देखिए तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें हैं और क्या प्रारूप रहेगा और हमको कैसे देखना चाहिए।
क्या क्लियर? तो ये बात आपको समझनी थी। इसके अलावा एक चीज और क्या समझाना है, इस बार अगर आप देखें तो जो वैकेंसी है 1056 है। कितनी है? 1056 वैकेंसी है और 13 गुना के आसपास आता है रिजल्ट। हर साल कमोबेश 1100 1200 जो भी वो वैकेंसी उसके अनुरूप ही रिजल्ट आता है। तो 13,700 के आसपास जो बच्चे प्री पास करेंगे। कितने? 13,700 प्लस बच्चे इस बार प्री पास करेंगे। मेरा अपना अनुमान जो ये कहता है कि अभी 90 नंबर के आसपास की कट ऑफ जाएगी यहां पे। जो मेरा अनुमान है, ये ऊपर नीचे हो भी सकता है, ये अनुमान है इस बार के कट ऑफ की। इसका मतलब कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है भाई यूपीएससी में। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें इतना ही रहेगा। मतलब मेरा अपना अनुमान ये कहता है इतने जाएंगे। और अगर हम लोग पिछले साल के अनुरूप इसकी तुलना करें इस पेपर की, तो हमको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ये पेपर करने लायक है। जिसने भी साल भर मेहनत किया होगा, 1.5 साल मेहनत किया होगा, वो अभी पेपर देके संतोष उसको हो रहा होगा कि हाँ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आया इस बार। मतलब उल्टा पेपर नहीं है कि हम पढ़ के गए थे तीर घाट आया मीर घाट, ऐसा नहीं था। इस बार का पेपर तैयारी करने वालों के लिहाज से बहुत बेहतर पेपर था। और जिसने अपने आप को माजा होगा साल भर, वो इस पेपर में उम्मीद करेगा कि मेरा इस बार मेंस मुझे देना है। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उन सबको शुभकामनाएं। और जो लोग अगले साल देने वाले, उनके लिए एक एरिया को हमने ओपन किया कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। मतलब अब न्यूज़पेपर पे मैं अक्सर कहता हूं 2 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए, वो भी हिंदी पेपर ही से ही नहीं काम चलेगा। एक पेपर उठा लीजिए, द हिंदू, किसी तरीके से उसको पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, एक पेपर जरूर पढ़िए इंग्लिश का। और उससे ये देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे नजर रहे, इकोनॉमी पे नजर रहे, साइंस एंड टेक पे नजर रहे। 3 सेगमेंट आपको समझ में आ रहा है, 60 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से घूम रहा है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी पेपर हो गया इसी में। हम रात दिन हिस्ट्री पढ़ने से, देखो हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता केवल हिस्ट्री पढ़ने से काम हो जाएगा। अभी जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस युद्ध में कौन कौन से हथियार हमको अभी रखने हैं। भाई लड़ाई हमारी हो रही है तो लड़ाई में उन हथियारों से विजय होगी जिनको चलाने का अवसर मिले। कुछ लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पे पूरी जान लगा देते हैं और पेपर पूछ रहा है इकोनॉमी पे बहुत आगे बढ़ के। तो इकोनॉमी पे जोर लगाइए। कि समझ में नहीं आती सर, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। मैं इकोनॉमी भी आपको पढ़ा दूं, आपको इकोनॉमी भी समझ में आ जाएगी। हमने पढ़ा है, हमारा भी वही बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड था, हमें समझ में, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा भाई? और आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनने के बाद आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, आप भारत में बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आपको काम करना पड़ेगा। आप आरबीआई में भी जा सकते हैं, तब तो आप नहीं बोलेंगे कि भाई हम आरबीआई में क्यों गए। तो सामान्य समझ आपको रखनी पड़ती है अपने सिलेबस की, अपनी चीजों की। और एक एक बुक 5 किताब पढ़नी है और उसी 5 किताब को बार बार पढ़ना है, कम से कम 4 बार। और जिसने ये काम कर लिया उसके लिए यूपीएससी कोई बड़ा काम नहीं है। भले यूपीएससी को चाहे जो लोग समझते हो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, लेकिन मेरा अपना मानना है माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई चढ़ी जा सकती है। और उसके लिए प्रयास हमारे ज्यादा होने चाहिए। चढ़ने वाले तो नकली पैर से चढ़ गए और नहीं चढ़ने वाले असली पैर से आज भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, है ना? तो इसलिए साहस को अपने बहुत ऊपर रखने का ये समय है। और ये पेपर बहुत बढ़िया पेपर था। और जो भी लोग अभी से जिनको ये लग रहा है कि नहीं पेपर ठीक हुआ है, वो अपने मेंस के लिए एकदम लग जाइए। और जो भी सहयोग हो सकता है वो पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। और आप लोग अपना हमको जरूर ये अपडेट करिएगा कि पेपर किसका कैसे हुआ। आंसर की
आज न मिलाएं तो ज्यादा ठीक है, आंसर की 1-2 दिन बाद आराम से मिलाएं। अभी तो पेपर दे के आप आए हैं, बहुत दिन का परिश्रम था, थके होंगे, तो थोड़ा विश्राम करें, क्योंकि ये पेपर देने के बाद जितनी थकान होती है उसका आभास हम लोग को है। कई साल पेपर दिया गया तो उसमें पेपर देने के बाद तो ये लगता है कि भाई हमने जो गंगा नहा लिया। आगे हो या ना हो अलग का विषय है, लेकिन पेपर देने के बाद तो ये महसूस होता है। ठीक है, तो आप सबको बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को 1-2 दिन थोड़ा सा विश्राम लीजिए और फिर स्टार्ट करिए संघर्ष, विराम संघर्ष की स्थिति में हम लोग फिर आगे आएंगे। चलिए।